Hello, my all dears. It's me, Sir Suresh Kumar, your biology lecturer at Government Boys Degree College Murkot. तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। बेटा आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड ये आखिरी अपना बायोमॉलिक्यूल है। हमने 3 मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इसके अलावा प्रोटीन। आपका आखिरी मॉलिक्यूल है, इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। इसके बेटा नाम से जाहिर हो रहा है, थोड़ी इसकी हिस्ट्री को हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड ये बेटा हिस्ट्री में देखें तो ये डिस्कवर हुआ था न्यूक्लिक एसिड 1869 के अंदर। 1869 में न्यूक्लिक एसिड हुआ था डिस्कवर। और बेटा इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मैस्चर साइंटिस्ट ने। कहाँ से किया था? फ्रॉम पस सेल से। पस जो होता है ये गंध होता है, जब अपने जख्म वगैरह होते हैं ना तब सफेद कलर का गंध निकलता है, उस गंध को कहा जाता है बेटा पस। और ये पस जो है इस गंध के अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल आपको पता है बेटा इसमें DNA होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA। तो पस जो होता है ना गंध, उस गंध के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं WBC, और WBC में होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा होता है DNA। तो असल में जो 1869 में इस बंदे ने जो चीज डिस्कवर की थी ना वो DNA डिस्कवर किया था। किससे किया था DNA डिस्कवर बेटा? पस से, गंध से। पस के अंदर कौन से सेल से? व्हाइट ब्लड सेल से। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA मौजूद था और इसने इस चीज को नाम दिया न्यूक्लियन। इसने बेटा फ्रेडरिक मैस्चर ने जो न्यूक्लिक एसिड का पहले नाम रखा था वो क्या रखा था? न्यूक्लियन रखा था। न्यूक्लियन उसका मतलब ये इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन नाम का इतना मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसे न्यूक्लियस के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये चीज डिस्कवर हो गई थी 1869 के अंदर, और ये चीज डिस्कवर की थी फ्रेडरिक मैस्चर ने। बाकी मैस्चर ने हमें और कुछ नहीं बताया, और कुछ इसको कुछ भी डिस्कवरी नहीं होती थी इसके अंदर क्या क्या है, किसका बना हुआ है, कौन कौन जानदार मौजूद है। बहरहाल आगे देखें। फिर आया साल 1951, इसमें एक और बंदा आया जिसका नाम था एरविन चरगाफ। इसने डिस्कवर किया बेटा एडेनिन बराबर होता है थायमिन के, साइटोसिन बराबर होता है ग्वानिन के। ये 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं आपके DNA के अंदर। आपका जो DNA मॉलिक्यूल है ये DNA जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जिसको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन कहा जाता है। इसकी जो तादाद है वो बराबर होती है। एडेनिन की तादाद हमेशा बराबर है थायमिन के, साइटोसिन की बराबर है ग्वानिन के, क्योंकि ये दोनों पेयर में होते हैं आपस में DNA में। अगर 1000 एडेनिन है तो 1000 थायमिन होंगे DNA के अंदर, अगर 1000 साइटोसिन है तो 1000 ग्वानिन होंगी। तो ये चीजें बेटा बताने वाला था एरविन चरगाफ, और इसके इस डिस्कवरी को कहा जाता है चरगाफ रूल। और ये कहता है कि 1:1 होगा, जितना एडेनिन उतना ग्वानिन होगा, जितना साइटोसिन उतना जो है वो आपका ग्वानिन होगा। एडेनिन बराबर थायमिन के, साइटोसिन बराबर है ग्वानिन के, ये बताया था चरगाफ ने। चरगाफ के बाद हम आगे देखें तो और साइंटिस्ट आए थे, साल इनका कहीं पे भी डिस्कस नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैरिसी विल्किंस और रोसलैंड फ्रैंकलिन, इन 2 साइंटिस्टों ने बेटा डिस्कवर किया था क्या? DNA की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इन्होंने हमें बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए। इन्होंने DNA के ऊपर काम किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन की थी इन्होंने, DNA के ऊपर बम्बार्डिंग की थी, जिसके नतीजे में इन्होंने कहा था कि DNA इज डबल हेलिकल। इन्होंने ही पहली बार हमें बताया था कि DNA जो है वो डबल हेलिकल है, वो 2 धागों का बना हुआ है, 2 हेलिक्स का बना हुआ है, 2 स्ट्रैंड का बना हुआ है। ये ऐसे 2 धागे होते हैं, दोनों हेलिकल धागे। और इन्होंने बेटा आगे बताया कि डुप्लेक्स होते हैं, इसमें 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन जो है वो उसमें विड्थ होती है। ये DNA के जो 2 धागे हैं ना बेटा, ये एक धागा है और ये ऐसे दूसरा धागा है। इन दोनों धागों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर, या इस 2 नैनोमीटर को कहेंगे 20 एंगस्ट्रॉन। ये भी इन्होंने डिस्कस किया। ईच ट्रन, हर एक जो ट्रन आ रहा है, ये धागे में देख रहे हैं ट्रन आता है ऐसे ट्रन, इस एक ट्रन जो है यहां से लेकर यहां तक, इस एक ट्रन का बेटा डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, या इसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉन। ये 2-3 मोटी मोटी बातें जो हैं दुनिया को DNA के बारे में पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे, मैरिसी विल्कन और रोसलैंड फ्रैंकलिन थे। अब इनकी डिस्कवरी, इनकी ही रिसर्च
इन दोनों बंदों की रिसर्च, इनकी टेक्नोलॉजी एक्सरे डिफ्रैक्शन, इनके जरिए आगे 1951 के अंदर, 1953 के अंदर वाटसन और किर्क जो हैं, वाटसन और किर्क इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। वो डीएनए मॉडल वाटसन और किर्क ने 1953 में दिया था, वो इन्हीं की रीडिस्कवरी थी। इन दोनों का ही कामों को रीडिस्कवर किया था। जैसे मेंडल का काम जो है 3 साइंटिस्ट आए थे ना, उन्होंने रीडिस्कवर किया था, ऐसे इन बंदों का, इन दोनों का काम जो है वो रीडिस्कवर किया था वाटसन और किर्क ने। इसको आगे डिस्कस करते हैं। फिर आया था एक साइंटिस्ट लेविन, उन्होंने बताई थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। लेविन जो साइंटिस्ट था, लेविन, इसने बताया था कि डीएनए बेटा बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके मोनोमर, वो बने हुए 3 चीजों के, डीऑक्सीराइबो शुगर या पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फास्फोरिक एसिड। इस बंदे लेविन ने बेटा हमें बताया था कि इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, C5H10O4 शुगर है, नाइट्रोजन बेस होते हैं 4, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल डीएनए में एब्सेंट है। ऐसे फास्फोरिक एसिड होता है जिसका नाम है फार्मूला H3PO4। तो ये चीजें बेटा कंपोजिशन जो है न्यूक्लियोटाइड की डीएनए की, वो बताने वाला लेविन था। ऐसे 1953 ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है टेस्टों में पूछा जाता है, आपको ये साल याद करना है। 1953 साल और 1869 ये दोनों साल। 1953 में वाटसन और किर्क ये दोनों स्टूडेंट टीचर थे, साइंटिस्ट थे दोनों। इन दोनों ने जो है आपके मारिसी विल्कन और रोशना फ्रैंकल की ही टेक्नोलॉजी या इसी के काम को रीडिस्कवर किया। आगे इन्होंने और ज़्यादा फर्दर रिसर्च की थी इसी के बंदों के, दोनों के काम के ऊपर। इन्होंने ज़्यादा डिस्कवरी की थी किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। डीएनए की स्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए इन्होंने दोबारा रीडिस्कवर किया कि वाकई डीएनए डबल हेलिकल है, वो इन्होंने कंफर्म किया बाद में, वाकई डीएनए डबल हेलिकल है। और डीएनए के अंदर इतना डिस्टेंस होता है 2 धागों के बीच में। डीएनए में ट्रन जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम पे होता है या 3.4 नैनोमीटर पे होता है। और डीएनए जो है इसमें 2 धागे होते हैं, और दोनों ही धागे जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों ही जो धागे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक धागा बेटा ऐसे डाउनवर्ड जाता है, दूसरा यूं अपवर्ड जाता है, ऐसे इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट धागे होते हैं। और इन्होंने बताया कि डीएनए जो है उसमें एडेनाइन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। इन्होंने ही बेटा वाटसन और किर्क ने हमें सुनाया था कि डीएनए के अंदर एडेनिन बराबर होता है थायमिन के, साइटोसिन बराबर होता है ग्वाइनिन के। एडेनिन हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। ये बातें बताने वाले कौन है, वाटसन और किर्क हैं। इन्होंने ही बताया कि हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ये वाटसन और किर्क को हम आगे डिस्कस करते हैं डीएनए के टॉपिक के अंदर अलग से अच्छी तरह से। फिर ऐसे ये डिस्कवरी होगी, वाटसन और किर्क ने और ज़्यादा दुनिया को बता दिया कि डीएनए क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस का बना हुआ है। फुल डिटेल में जो आप डीएनए की बातें जो सुनते हैं, बातें जो पढ़ते हैं, उसकी कहानियाँ जो पढ़ते हैं, जैसे हमें अपनी दादी कहानियाँ सुनाती थी, जैसे आपको टीचर डीएनए की कहानियाँ बताते हैं ना, ये कहानी सारी इन 2 बड़े साइंटिस्टों का डिस्कवरी है। इनको दोनों को सलाम। फिर आगे इन दोनों ने इनको ही फॉलो किया था। आगे बेटा देखें 1920 में और मालूम पड़ा रिसर्च से, फर्दर रिसर्च से, कि ये जो चीज़ है बेटा जिसको हम डीएनए कहते हैं, इस डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड भी होता है। फास्फोरिक एसिड है, और फास्फोरिक एसिड की वजह से इसका न्यूक्लिक एसिड का पहले नाम क्या रखा गया था, न्यूक्लिन। 1920 में ये न्यूक्लिन नाम चेंज हो गया। अब इस न्यूक्लिन या न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या पड़ा, न्यूक्लिक एसिड पड़ा। तो 1920 में न्यूक्लिक एसिड का नाम पहले न्यूक्लिन था, जो मैस्चर ने रखा था नाम, क्योंकि न्यूक्लियस में था। बाद में पता चला कि ये जो चीज़ है वो एसिड की भी बनी हुई है, तो इसका नाम कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लिक एसिड रखा गया। नाम दोनों आ रहे हैं। न्यूक्लिक का मतलब ये कि ये चीज़ न्यूक्लियस के अंदर होती है, एसिड एक एक्स्ट्रा नाम जोड़ा गया 1920 में, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड का भी बना हुआ है। अब ये देखें न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, न्यूक्लिक का मतलब है कि ये चीज न्यूक्लियस के अंदर है, एसिड का मतलब है कि ये फास्फोरिक एसिड की बनी हुई है। तो आप डीएनए को जब देखें, डीएनए को आगे हम अलग से डिस्कस करते हैं। डीएनए जो कहाँ मौजूद है बेटा, ये न्यूक्लियस में ही होता है। सिंपल व्हाइट ब्लड सेल में तो ये न्यूक्लियस में है ना, यूकैरियोटिक सेल जो भी है दुनिया के, उन सब में ये डीएनए न्यूक्लियस में ही होता है।
और एसिड का बना हुआ है। फिर बाद में और मालूम हुआ कि भाई न्यूक्लिक एसिड दुनिया के जो भी हैं, आरएनए है, डीएनए, दोनों, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है, बड़े मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये दोनों के दोनों बने हुए हैं एसिड के, दोनों के दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, उसके भी रीजंस है जिसको आगे डिस्कस करते हैं आरएनए के टॉपिक के अंदर। ऐसे डीएनए से न्यूक्लियस में, तो ऐसे चीजें डिस्कस होती गई। अब आगे कंपोजिशन की बात करें तो बेटा डीएनए बना हुआ है प्रोटीन की तरह है, एटॉमिक लेवल पे कंपोजिशन देखें, एटॉमिक लेवल पे डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सेम है। प्रोटीन भी इन 6 एटम का बना हुआ है और आपका न्यूक्लिक एसिड भी इन्हीं 6 एटम का बना हुआ है। कौन से 6 एटम? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसको भी नाइट्रोजीनियस बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। नाइट्रोजीनियस बायोमॉलिक्यूल 2 है बेटा, एक प्रोटीन है, एक न्यूक्लिक एसिड है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना आपका डीएनए और आरएनए, ये आपका लिवर तोड़ता है। मरे हुए जो सेल है ना, मर जाते हैं जो सेल, व्हाइट ब्लड सेल है, आरबीसी हैं या बॉडी के सेल हैं, उन मरे हुए सेलों में जो डीएनए आरएनए होते हैं उसको आपका लिवर तोड़ता है और उससे लिवर जब तोड़ेगा तो उससे एनर्जी बनाएगा। जब न्यूक्लिक एसिड को आपकी बॉडी यूज करे एनर्जी के तौर, तो उसके नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और बेटा इस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है यूरिक एसिड। याद रखें, यूरिक एसिड वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो किससे बनता है? बाय द कैटाबोलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बाय कैटाबोलिज्म ऑफ डीएनए या आरएनए। प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया और यूरिया है। न्यूक्लिक एसिड का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। आगे देखें बेटा, इसके मोनोमर जो है डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनके मोनोमर क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड जो बेटा बना हुआ है वो 3 चीजों का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में एक होती है राइबोस शुगर या पेंटोस शुगर, C5H10O5। ये वही शुगर जो आपने मोनोसेक्राइड में पढ़ी थी, C5H10O5। ये राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर है। बेसिक और मेन चीज ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का बैकबोन कहें, वो बैकबोन राइबोस शुगर है। इसके बाद देखें नाइट्रोजन बेस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो नाइट्रोजन बेस 5 है न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में हम बेटा दोनों चीजों को एक साथ कंसीडर करते हैं, आपके डीएनए को भी, आरएनए को भी। तो न्यूक्लिक एसिड जब नाम आए तो याद रखें न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस 5 होते हैं। कितने? 5 है न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस। 5 कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। अब ये जो नाइट्रोजन बेस है इसके फर्दर 2 टाइप है स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक है नाइट्रोजन बेस का टाइप प्यूरिन, दूसरा आता है पायरिमिडीन। प्यूरिन का बेटा मतलब है डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजन बेस जिसमें डबल रिंग मौजूद हो, डबल रिंग मौजूद हो। और ये डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेस बेटा 2 हैं, एक है एडिनिन, एक है ग्वानिन। इस एडिनिन और ग्वानिन दोनों नाइट्रोजनस बेस को हम क्या कहेंगे? प्यूरिन कहेंगे या डबल नाइट्रोजनस रिंग वाले नाइट्रोजन बेस कहेंगे। अब एडिनिन के अंदर आप देखें ये 2 रिंगे हैं और इसकी पहचान जो होती है, पहचान होती है अमाइनो ग्रुप के जरिए। इसके ऊपर देखें NH2 ग्रुप होता है। जब 2 रिंगे और NH2 मौजूद हो स्ट्रक्चर में तो आप समझ जाइए एडिनिन है। आगे देखें ग्वानिन में भी 2 रिंगे हैं, पर ग्वानिन को आप कैसे पहचानोगे? ग्वानिन में भी अमाइनो ग्रुप है, मगर इसकी एक और खासियत है कि इसमें ऑक्सीजन होता है ऊपर। ये जो 2 चीजें नजर आए, डबल रिंग के ऑक्सीजन और अमाइनो, तो समझ जाइए क्या है? ग्वानिन है। अब आते हैं पायरिमिडीन की तरफ। पायरिमिडीन का मतलब है सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। और बेटा न्यूक्लिक एसिड के जो पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है वो 3 है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। साइटोसिन देखें सिंगल रिंग है, थायमिन सिंगल रिंग है और यूरासिल भी सिंगल रिंग है। अब साइटोसिन में देखें तो इसमें सिंगल रिंग है और अमाइनो ग्रुप होता है। थायमिन की पहचान ये है कि सिंगल रिंग है और 2 ऑक्सीजन होते हैं बाहर की तरफ, ये इसकी पहचान है। डिफरेंस है। सवाल अगर आ जाए टेस्ट में, अगर स्ट्रक्चर आ जाए ये चीज तो आप ये फटाक से पहचान लेंगे। आगे देखें यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है इसमें देखें 2 ऑक्सीजन होते हैं और एक हाइड्रोजन होता है सिंगल रिंग, मगर तीनों में डिफरेंस आ रहा है। तीनों में है भले सिंगल रिंग, पर इसमें अमाइनो ग्रुप है साइटोसिन में, इसमें सिंगल रिंग है पर 2 ऑक्सीजन है। यूरासिल में देखें 2 ऑक्सीजन है पर हाइड्रोजन है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े फीचर्स हैं जिसके जरिए इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। टेस्ट में यूं टिक कर सकते हैं आराम से। तो ये 5 नाइट्रोजन बेस आपके। दूसरा ये चीज मेन हुई। तीसरी आपके न्यूक्लियोटाइड की मेन चीज है फास्फोरिक एसिड।
H3PO4, या इसको हम फास्फेट ग्रुप भी कहते हैं। ये बेटा तीन चीजें आपस में मिलेंगी तो बनेगा आपका मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे बनेंगे देखें बेटा, बहुत ही सिंपल है। अब ये है आपकी राइबो शुगर की कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, ये राइबो शुगर की ब्रांच स्ट्रक्चर है या ओपन स्ट्रक्चर है? ये बेटा इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है, या यूं कहेंगे क्लोज स्ट्रक्चर है। अब इस ब्रांच स्ट्रक्चर राइबो शुगर की, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है राइबो शुगर की, इसका ये है कार्बन नंबर 1 और ये पड़ा है बाहर कार्बन नंबर 5। अब थोड़ा ध्यान दें, ये राइबो शुगर है बेटा, इस राइबो शुगर के साथ अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस। पहले हमेशा नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। नाइट्रोजनस बेस जो है ये राइबो शुगर के हमेशा कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा। राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1, याद रखें, राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा बेटा कौन? नाइट्रोजन बेस। पर याद रखें नाइट्रोजन बेस अटैच एक ही होगा, वो एक कोई भी हो सकता है। ये एक एडिनाइन भी हो सकता है, या आपका ग्वानिन भी हो सकता है, थामिन भी हो सकता है, या यूरेसिल भी हो सकता है। क्लियर ये बात? होगा कोई एक ही अटैच राइबो शुगर कार्बन नंबर 1 पे। अब यहाँ पे देखें दो चीजें अटैच हो गई आपस में, एक आपकी शुगर अटैच हुई है और नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ है। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस अटैच हो तो इन दोनों को मिला के हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। बेटा क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो जब राइबो शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच हो तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब फास्फोरिक एसिड आखिर में अटैच होगा। फास्फोरिक एसिड आपकी शुगर के कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा। ये फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही फास्फोरिक अटैच हुआ तो आपका ये न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट होगा किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। इस पूरी स्ट्रक्चर को अब हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है हमेशा याद रखें किसका बना हुआ है? राइबो शुगर का, नाइट्रोजन बेस का, फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक अटैच होगा कार्बन नंबर 5 पे। पर याद रखें बात, राइबो शुगर के ऊपर नाइट्रोजन बेस एक अटैच होगा, पर फास्फोरिक एसिड जो है राइबो शुगर के ऊपर एक भी अटैच हो सकता है, मिनिमम 2 भी अटैच हो सकते हैं, 3 भी अटैच हो सकते हैं। मैक्सिमम जो फास्फेट ग्रुप अटैच होंगे कार्बन नंबर 5 पे आपकी शुगर पे, वो कितने होंगे? 3 फास्फेट ग्रुप। 3 फास्फेट आपस में यूं लिंक्ड होंगे बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो आपका कार्बन नंबर 5 और ये फास्फेट, इसके बीच में जो बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 और फास्फोरिक एसिड है, इसके बीच में ईस्टर बॉन्ड है। ये फास्फेट, दूसरा फास्फेट, तीसरा फास्फेट, इन फास्फेटों के बीच में ये 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। इन 2 बॉन्ड्स बिटवीन फास्फेट, इन 2 बॉन्डों का बेटा नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजन बेस और कार्बन नंबर 1 है शुगर का, इसके बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल मोनोमर है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड और शुगर की तरह, ये कोई बड़ा पॉलीमर नहीं है। और ये न्यूक्लियोटाइड में कौन से बॉन्ड पड़े हैं? नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 5 और फास्फोरिक एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड है। मगर दूसरे जो फास्फेट अटैच होंगे इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कितने टोटल किस्म के बॉन्ड आ गए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आपके अंदर ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड है, कार्बन 5 और फास्फेट, और बाकी फास्फेट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ये चीजें तीनों मिल गई, राइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। इन तीनों को मिला के पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यही तो है मोनोमर। अब ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड बन गया है। अब ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा, क्या नाम होगा? एडेनिन आया है, एडेनिन आया है। अगर फास्फेट एक है, अगर एक अटैच है अभी, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है AMP, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। अगर 2 फास्फेट अटैच हैं तो इसका क्या नाम पड़ेगा? ADP, एडिनोसाइन डाइफास्फेट। एडिनोसाइन माना एडिनाइन है, डाई माना 2 फास्फेट, ADP।
अगर 3 फास्फेट अटैच होते हैं तो इसका क्या नाम पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड का बेटा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये 3 जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हुए बेटा एडिनाइन के बेस पे, एएमपी, एडीपी, एटीपी। अब चलते हैं ग्वानिन की तरफ। अगर यहाँ नाइट्रोजनस बेस बेटा ग्वानिन आता है और फास्फेट एक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा? इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा जीएमपी, ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। 2 फास्फेट ग्वानिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ेगा जीडीपी, ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट, ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर 3 फास्फेट है ग्वानिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ेगा जीटीपी, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे अगर साइटोसिन की ग्वानिन की तरह मिसाल आ जाए साइटोसिन और एक फास्फेट हो, तो इस न्यूक्लियोटाइड का बेटा क्या नाम पड़ेगा? इस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ेगा सीएमपी, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फास्फेट हो तो इसका नाम पड़ेगा सीडीपी, 3 हो तो सीटीपी। समझ आ रही है बातें? ये न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग नाम है, ये नाम पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ 2 थिंग्स। नाइट्रोजन बेस कौन सा है, फास्फोरिक एसिड कितने हैं। आगे देखें, साइटोसिन की जगह अगर नाइट्रोजन बेस आ जाए थायमीन और फास्फेट एक हो, तो अब इस मोनोन्यूक्लियोटाइड का क्या नाम पड़ेगा? टीएमपी, टीएमपी, थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फास्फेट हो तो इससे क्या बनेगा? टीडीपी, थाइमोसिन डाइफॉस्फेट। 3 हो तो टीटीपी, थायमीन ट्राइफॉस्फेट। अगर यूरासिल हो, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यूरासिल आ जाए शुगर के ऊपर, तो क्या बनेगा? एक फास्फेट हो यूएमपी, यूएमपी। अगर 2 फास्फेट हो तो यूडीपी, 3 हो तो यूटीपी। तो मुझे श्योरिटी है आप समझ गए होंगे ये न्यूक्लियोटाइड। देखिए कितने नाइट्रोजन बेस है, 1 2 3 4 5। हर नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोटाइड के अकसाम 3 बन रहे हैं। एडिनाइन के 3, एएमपी, एडीपी, एटीपी। ऐसे ग्वानिन के 3 बने, ये साइटोसिन के 3 है, थायमीन के 3 है, यूरासिल के 3 है। तो टोटल जो न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स हैं किस में वो कितने बेटा? 15। कितने? टोटल जो न्यूक्लियोटाइड के टाइप हैं वो कितने याद रखना बेटा? 15 हैं। एएमपी, एडीपी, एटीपी 3 ये हुए। फिर आ जाए ग्वानिन पे, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी 6 हुए। फिर साइटोसिन के 3 है, सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी। फिर थायमीन के 3 है, टीएमपी, टीडीपी, टीटीपी। फिर यूरासिल के यूएमपी, यूडीपी, यूटीपी। ये आपके 15 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में कॉमन जो चीज होती है, कॉमन, वो क्या होती है? शुगर होती है। हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर एक होती है, नाइट्रोजन बेस भी एक होता है, पर फास्फोरिक एसिड एक नहीं होते हैं। वो 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। नंबर वेरिएबल किसकी? फास्फोरिक एसिड की। अब आगे देखें, हर नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ये देखें जीएमपी, जीटीपी, जीटीपी, इन सब में नाइट्रोजन बेस सेम है, पर फास्फोरिक एसिड की तादाद डिफरेंट है, वेरिएबल है। फास्फोरिक सब में सेम है पर नंबर उसकी वेरिएबल है। ऐसे आपके न्यूक्लियोटाइड अलग अलग। अब बेटा ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मिलेंगे यूं फास्फोडाइस्टर बांड के जरिए ना, तो नतीजे में ये धागा बनेगा, इसको हेलिक्स कहेंगे। और ये धागे दोनों मिलेंगे हाइड्रोजन बांड के जरिए, तो इसके नतीजे में पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनेगा और इस पॉलीमर या पॉलीमर मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए। या एक ही धागा होगा तो उसको कहेंगे आरएनए। याद रखें बेटा, न्यूक्लिक एसिड के मिसाल 2 हैं, 2। वो 2 कौन से? एक आपका है डीएनए और एक आपका है आरएनए। ये 2 मिसालें आपके न्यूक्लिक एसिड की। बाकी आपके सारे ये न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी, एनएडी, एफएडी ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड की। ये न्यूक्लिक एसिड खुद नहीं है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलीमर हमेशा ये होते हैं, डीएनए और आरएनए।